लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम आयरन फैमिली है। एपिसोड 1 ईयर 1992 से स्टार्ट होता है। हम जंगरम सिटी के एक ड्राई क्लीनिंग शॉप को देखते हैं जो कि हमारी फीमेल लीड ली दारिम की फैमिली रन करती थी। यहाँ दारिम के ग्रैंडपा खुशी में एक कस्टमर को बताते हैं कि उनका बेटा यानी दारिम के फादर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बार एग्जाम का फर्स्ट राउंड हाईएस्ट स्कोर से पास कर चुके हैं। इसी खुशी में ग्रैंडपा नेबरहुड में सेलिब्रेशन के लिए बैनर लगाना चाहते थे, पर उस समय दारिम की मॉम अपने पहले बच्चे के पैदा होने के बाद रिकवरी कर रही थी, तो उन्होंने ग्रैंडपा को कन्विंस करी कि सेकेंड राउंड क्लियर होने के बाद हम बैनर लगाएंगे। और यहाँ से एक दिन अमीर बनने के होप ने उनकी फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 5 साल बाद लॉन्ड्री मशीन में 6 अलग लोगों के कपड़ों के साथ किसी के $30 के नोट भी वॉश हो रहे थे। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को पता नहीं चल पाता है कि पैसे किसके पॉकेट में रह गया था, तो ग्रैंडमा आइडिया देती हैं कि हम अपनी तरफ से हर किसी के पॉकेट में $30 रख देते हैं। जिन लोगों के पैसे नहीं होंगे वो ज़रूर पैसे रिटर्न कर देंगे। फिर वो कहती हैं, मैं किसी जज या प्रोसिक्यूटर की मॉम की तरह साउंड कर रही हूँ ना। असल में दारिम के डैड फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद सेकेंड राउंड में फेल हो गए थे। उसके बाद कई सालों तक ट्राई करने के बाद भी वो दोबारा कोई एग्जाम पास नहीं कर पाए, पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उन्हें मन में जज या प्रोसिक्यूटर मानते थे। फिर टाइम स्किप करके हम ईयर 2000 में आते हैं। दारिम के 2 और भाई बहन होते हैं जो कि कम उम्र से ही फैमिली शॉप पे कपड़े प्रेस करने में हेल्प करते थे, और उनके डैड 10 साल से एग्जाम पास नहीं कर पाए थे। कपड़े प्रेस करने के बाद दारिम का बड़ा भाई मुरिम स्कूल चले जाता है और दूसरी बहन चारिम को कपड़े प्रेस करने के बाद उसकी मॉम बोंगी उसे स्कूल के इंडोर शूज़ लेके जल्दी स्कूल जाने कहती हैं, पर चारिम के शूज़ फट चुके थे जिन्हें गुस्से में वो फेंक के चली जाती है। दारिम की फैमिली दिन रात काम करके उनके डैड की पढ़ाई के लिए उन्हें सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से वो लोग गरीब थे। तो बोंगी खुद चारिम के शूज़ सिलने लगती है, पर डिप्रेस होकर वो शूज़ फेंक देती है और रोने लगती है। फिर टाइम स्किप करके हम मार्च 2002 में आते हैं। यहाँ हम फीमेल लीड दारिम को देखते हैं जो कपड़े प्रेस करने में इतनी माहिर थी कि आंखें बंद करके भी प्रेस कर लेती थी। उसकी मॉम बोंगी भी उसके ये स्किल से काफ़ी इम्प्रेस थी। फिर दारिम उनसे पूछती है कि ग्रैंडमा को 10 बार किडनी स्टोन क्यों हुआ, तो उसकी मॉम उसे बताती है कि हर बार उसके डैड के एग्ज़ाम में फेल होने से ग्रैंडमा को एक किडनी स्टोन हो जाता है। तभी ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं, तो बोंगी दारिम को जल्दी से स्कूल भेज देती है। फिर ग्रैंडमा बोंगी से पूछती हैं कि तुम जोंगजू को ब्लेम क्यों कर रही हो, तो बोंगी कहती है कि मैंने गलत क्या कही, जोंगजू कभी अपने रूम से नहीं निकलते हैं। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा बिहेव करने वाले हैं तो मैं 3 बच्चे पैदा नहीं करती। सिर्फ दूसरों के कपड़े साफ करके मैं 3 बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी। मुझे भी यहाँ के केमिकल्स और डस्ट की वजह से कई सारे किडनी स्टोन्स हो रहे होंगे। आजकल कम पैसे में ड्राई क्लीनिंग करने के काफ़ी सारे फ्रेंचाइजी खुल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कम कपड़े आने लगे हैं। हम 8 लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। फिर हम जोंगजू को अपने रूम में कई सारे किताबों के बीच में देखते हैं। उन्होंने पढ़ाई के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया था और उन्होंने फैमिली से बात करना भी बंद कर दिया था। फिर बोंगी ग्रैंडमा से रोते हुए कहती है कि आखिर जोंगजू ने एक बार एग्जाम पास करके हमारा होप क्यों बढ़ाया, तो ग्रैंडमा भी उसे रोते हुए चुप कराने की कोशिश करती हैं। फिर जोंगजू अचानक से काफ़ी बीमार होकर गुजर जाता है और उनकी फैमिली उनका फ्यूनरल मनाती है। यहाँ हम जोंगजू की सिस्टर ली मियोन को भी देखते हैं। मियोन कहती है अगर जोंगजू बार एग्जाम पास करके गुजरे होते तो काफ़ी सारे विजिटर्स आते और हमें मनी एनवेलप्स देते। फिर ग्रैंडमा जोंगजू के लॉ के बुक्स को डिस्ट्रॉय करने जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन बुक्स ने जोंगजू को मार दिया। मियोन अपनी मॉम को बुक्स पे गुस्सा निकालने से मना करती है और कहती है हमें ये बुक्स के सेकेंड हैंड स्टोर पे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो ग्रैंडमा गुस्से में मियोन के बाल खींचने लगती हैं और उसे चुप होने कहते रहती हैं। तभी मियोन के हाथ से बुक ग्रैंडपा के पैर पे गिर जाता है। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। बोंगी दारिम से कहती है कि आज लास्ट टाइम तुम्हें डैड को कुछ कहना है तो तुम कह सकती हो। तो दारिम पूछती है कि आपने डैड से क्या कही। बोंगी जोंगजू के फोटो की तरफ देखकर कहती है कि तुमने बहुत मेहनत किया। तो दारिम भी कहती है मैं भी डैड से यही कहूंगी। फिर बोंगी दारिम को पकड़ के रोने लगती है। फिर जोंगजू के डैड भी अपने मन में उससे कहते हैं कि तुम्हारी 38 इयर्स की वाइफ जो कि कोरियन लिटरेचर में ग्रेजुएट है, उसे तुम ड्राई क्लीनिंग करने के लिए छोड़ के कैसे जा सकते हो। फिर उन्होंने जोंगजू के डेथ की वजह से 5 दिन के लिए शॉप बंद करे थे, पर 3 दिन बाद ही वो लोग शॉप स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काम से छुट्टी लेना भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर तीनों बच्चे ठंडी में शॉप के बाहर बैठते हैं। मियोन उन्हें वहाँ देख के उन्हें अपना जैकेट ओढ़ने के लिए देती है। वो तीनों बच्चे सैड रहते हैं क्योंकि उनकी मॉम को अकेले स्ट्रगल करना पड़ेगा।
ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी जोंगजो की फोटो देख के उसे मिस करते रहते हैं। फिर बोंगी भी गलती से जोंगजो के खाने के लिए टेबल पे स्पून रखती है, फिर सैड होके उसे हटा देती है। तभी बच्चे खाना खाने के लिए आ जाते हैं तो बोंगी खुद को रोने से रोक लेती है और बच्चों को खाना निकाल के देती है। तब से दारिम की फैमिली सीख जाती है कभी भी किसी चीज से होप नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दारिम के स्कूल में आई चेकअप होता है। बोर्ड पे डॉक्टर दारिम को लेटर्स और नंबर रीड करने बोलती हैं। दारिम अपनी एक आंख बंद करके डॉक्टर से कहती है कि आपके दांत में एक सेसमी सीड अटका हुआ है। डॉक्टर मिरर में चेक करके उसे निकालती हैं और दारिम से कहती है तुमने इतने दूर से इतना छोटा बीच देख ली। दारिम हाँ कहती है तो डॉक्टर उसे बोर्ड पे सबसे छोटा नंबर रीड करने कहती हैं तो दारिम उसे भी रीड कर लेती है। डॉक्टर शॉक हो जाती हैं और कहती है तुम्हारी आई साइट तो कितनी अच्छी है, तुम्हें एक हॉस्पिटल में डॉक्टर को अपनी आंख दिखाने जाना चाहिए, तुम्हारी आई साइट 2.0 से भी ज़्यादा अच्छी है। दारिम सोचती है कि मेरे डैड के डेथ के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर हम प्रेजेंट 2024 में आते हैं। दारिम को हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती हैं कि तुम्हारी आई साइट 0.02 है अभी। दारिम सोचती है कि मेरी आई साइट 2.0 हुआ करती थी तो ये 0.02 कैसे हो गई। फिर डॉक्टर कहती हैं कि तुम्हारी विजन और कम हो चुकी है, पर गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारा रेटिना अभी भी जुड़ा हुआ है। फिर दारिम डॉक्टर को अपना हेयर कर्लर सही से लगाने में हेल्प करने कहती है। असल में दारिम को टनल विजन सिंड्रोम हुआ था जिसकी वजह से उसके विजन के आसपास एक डार्क बॉर्डर बना रहता था और जल्द ही वो पूरी तरह से ब्लाइंड होने वाली थी। डॉक्टर उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम अपनी मॉम को अपने साथ लेकर आना। दारिम डॉक्टर से कहती है कि मेरे डैड ने 10 बार का एग्जाम दिया था पर उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, पर मैं गिव अप कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरी मॉम को मत बताना। फिर हम 3 हफ्ते पहले के अपॉइंटमेंट का सीन देखते हैं। डॉक्टर दारिम से कहती हैं तुमने आई मिरेकल शॉट के बारे में पूछी थी ना, वो हर बार काम नहीं करता है पर शायद तुम्हें थोड़ा बेनिफिट हो सकता है उससे क्योंकि तुम्हारा रेटिना अभी भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। ये सुन के दारिम थोड़ा खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर कहती है तुम यंग भी हो तो तुम पे शायद काम कर सकता है। अभी तक 7 लोगों को ये शॉट मिला है जिसमें से सभी का ओरिजिनल आईसाइट वापस आ गया, तो तुम इस बारे में डिस्कस करने के लिए अपनी मॉम को लेकर आना नेक्स्ट टाइम। फिर दारिम शॉट का कॉस्ट पूछती है। डॉक्टर कहती है टोटल 800 मिलियन वॉन लगेगा। इतने पैसे सुन के दारिम की सारी खुशी खत्म हो जाती है। फिर डॉक्टर कहती हैं कि तुम्हारे पास सर्जरी के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, एक बार रेटिना खत्म हो गया तो शॉट काम नहीं करेगा। फिर प्रेजेंट में अपॉइंटमेंट खत्म हो जाता है और दारिम एक स्टिक लेके हॉस्पिटल से बाहर जाती है। यहाँ एपिसोड 1 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.